Hi, very good morning to all. My dear student, today we are going to discuss your class 12 history. Class 12 history. As you know that what we are reading nowadays in this chapter, dear student, we have completed near about all the topic of this chapter. Last one is that the decline of Indus Valley civilization. So that's why today we will try to understand the decline of Indus Valley civilization. Okay. The chapter name is bricks, beads, and bones. It means Harappan civilization. Okay. I think daily and every class I explain that brick, bricks and bones, that is the chapter which we are going to read, that is the Harappan civilization, Indus Valley civilization. First of all, I would like to tell you that why we call the Indus Valley civilization Harappan civilization. So, my dear student, without any hesitation, you have to understand the Harappan civilization. Harappa was the first city where excavation happened, कराया गया. हड़प्पा वो पहला शहर था जहाँ पे पहली बार इस सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन हुए, और इस उत्खनन के कारण ही ये बड़ी सभ्यता प्रकाश में आई. इस बड़ी सभ्यता के प्रकाश में लाने के कारण उस स्थल के नाम पे ही इस पूरी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है. कब हुई, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर डिक्लाइन की बात करते हैं. हड़प्पा 1921 रावी नदी के तट पे राय बहादुर दयाराम झाली ने इसका एक्सप्रेशन कराया, जन मार्शल के सुपरविजन में. तो ये वो साइट्स थी जहाँ पर हुआ. बाद में कल इसके पहले अगर देखें तो कनिंघम को, और उसके पहले देखें तो मैंने आपको बताया था विलियम ब्रंटन को, उसके पहले और जाएं 1826 में तो मैंने आपको बताया था चार्ल्स मैसन को. इन चीज़ों के बारे में जानकारी हुई और इन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया. बाद में इस सभ्यता के बारे में मालूम चला. बहरहाल दैट इज व्हाट विच इज important, so that's why I am discuss here. Okay, let us come and try to understand the decline of Indus Valley civilization. Decline, सभ्यता नष्ट कैसे हुई, इंडस की डिक्लाइन कैसे हुई. डिक्लाइन पूरा लिख देते हैं ऑफ, या ऐसे लिखते हैं इसको. Harappan civilization decline. Causes of decline. Okay, my dear, first of all, we will try to understand that what was the causes of Indus Valley civilization's decline. सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे. लेकिन डिक्लाइन को समझने के लिए हमें एक चीज़ और जानना जरूरी है. इस सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र पे फैली थी, इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ था. If you see the map of India,
Okay, that was the area. My dear, if you see this map, then that is the expansion. Expansion of Harappan civilization कितना है? ओके माय डियर, इतनी बड़ी सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैली थी, एक पूरा का पूरा एरिया जो इससे करीब करीब 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, तो वर्तमान में इसका एक्सपेंशन 15 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है। इतना बड़ा क्षेत्र, और इस जो अर्बन कल्चर थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, कैसे डिक्लाइन की होगी? इट मीन्स माय डियर, व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट की the regions, according to different archaeologists, according to different historians, what they believe, that the whole civilization was declined due to some regions. But on the present information and the वर्तमान ज्ञान की सीमा में हम किसी एक कारण के को लेकर के ये नहीं कह सकते कि सभ्यता सिर्फ एक कारण के से नष्ट हुई। जैसे अभी हम प्रयास करेंगे उन रीजन्स को जानने का, क्या क्या रीजन रहे होंगे डिक्लाइन के। तो अभी यहाँ पे हम डिक्लाइन के रीजन को कुछ लिख रहे हैं। डिक्लाइन में फ्लड, आर्यन्स अटैक, एडमिनिस्ट्रेशन,
decline of trade, decline of trade, geological change, geological change, river change their courses, river change their courses, और भी रीजन ओवर यूज ऑफ रिसोर्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेप्ट इट, पैंडेमिक, इट मीन्स अगर पॉइंट को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. My dear, what I am explaining here, the different points, different regions in the decline of Indus Valley civilization. क्या क्या रीजन्स थे और क्या क्या कारण थे, इन चीज़ों को समझिए. मैंने एक पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है, इन चीज़ों को देखिए. क्या क्या मैंने देखा, यहाँ पे देखिए, मैंने कहा डिक्लाइन के रीजन क्या क्या है, डिक्लाइन के रीजन क्या क्या होंगे इंडस्ट्री. अगर आप प्लेन आंसर बोर्ड पे लिख रहे हैं इसको, अगर आपको सिर्फ प्लेन आंसर समझाने हैं बोर्ड में, तो सिर्फ डिक्लाइन में आप लिखिए फ्लड, आर्यंस अटैक और आउटसाइडर अटैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन that was not properly run during Indus Valley civilization, decline of the trade, trade it means foreign trade, geological changes and river change their courses, over usage of resource, deforestation, pandemic. The different archaeologists, different historians, they believe that this civilization was one of the best civilization without any hesitation. Everyone agree with. But the decline of Indus Valley civilization, there are different hypotheses, different concepts, different view they were given. Like flood, Ernest Mackay and John Marshall. As you know that John Marshall, he was the Director General of ASI. In the supervision of John Marshall, this civilization was discovered first time 1921-22. John Marshall, what assumed that civilization was declined due to flood. बाढ़ आने के कारण सभ्यता नष्ट हुई होगी. They have some evidence. They have given us some examples. उन्होंने मोहनजोदड़ो में स्ट्रेटिफिकेशंस के आधार पे जो एक्सकवेशन कराए, तो स्ट्रेटिफिकेशंस में एक मोटी परत मिली बालू की, सैंड की, जो सिल्ट से पटी हुई थी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने कहा 2 परतें ऐसी मिली. कुल 9 जो स्टेट थे, परत थी, उस परत में 2 परत बलुई सिल्ट की थी, बलुई जमाव की थी. तो जॉन मार्शल ने इसके आधार पे कहा, अर्नेस्ट मैके ने कहा कि यहाँ पे बाढ़ आई होगी, बाढ़ से सभ्यता नष्ट हुई होगी. क्योंकि ये सारे क्षेत्र नदियों के किनारे बसे थे, तो मानसून के समय नदियों में खूब सारा पानी आता होगा और ये सारी पानी से कभी ओवरफ्लो होने के चलते सभ्यता नष्ट हुई होगी. सेकेंड, द एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज रूल या प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रन. जॉन मार्शल ने भी इस बात को अपनी संस्तुति दी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लेटर फेज तक आते आते
प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं कर रही थी। प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन रन ना करने के एविडेंस क्या थे? आई मीन टू से दैट जॉन मार्शल आल्सो पुट आउट सम, ही क्या किया, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए। उन्होंने हड़प्पा में देखा कि जो ग्रैंड पथ थी जिसे सर्कस कहते थे, उस ग्रैंड पथ के बीचों बीच कुम्हार के आवे बने हुए थे जिसमें वो बर्तन को पकाने का काम करते थे। तो ये बातें जो मेन ग्रैंड पथ के बीच इन चीज़ों का मिलना, ये बात को प्रूव कर रही थी कि इंडस के लोग क्या कर रहे थे, प्रशासन नाम की चीज़ उनके अंदर धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन न होने के चलते सभ्यता धीरे धीरे नष्ट कर रही है। थर्ड, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड रिवर चेंज देयर कोर्सेज। इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण है जियोलॉजिकल चेंज को समझें। जियोलॉजिकल चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय जियोलॉजिकल चेंज? इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, द different the Western historians and archaeologists, they felt that the whole civilization that was declined, the main reason was the geological change. जो भूतात्विक परिवर्तन हुए इनके कारण सभ्यता नष्ट हुई होगी। R.L. राइक्स, M.R. साहनी एंड अल्ब्राइट, इन लोगों ने कहा कि एक बड़ा उल्कापात गिरा, एक बड़ा एस्ट्रॉइड्स धरती पे आए और एस्ट्रॉइड्स के गिरने से सिंधु इंडस के मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई और इससे जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी उन्होंने अपने मार्ग को बदला। एक रीजन इन्होंने दिया। सेकेंड, रिवर चेंज देयर कोर्सेज। टाइम टू टाइम जियोलॉजिकल रीजन, इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल रीजन्स की रिवर चेंज देयर कोर्सेज टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू जोग्राफर दैट द आफ्टर 100 years रिवर चेंज देयर कोर्स। नाउअडेज इफ यू विल ऑब्जर्व तो सब रिवर्स, आप कुछ नदियों को देखें, कुछ चीज़ों को देखें तो आपको चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कोई नदी का जो फ्लो होगा, वो फ्लो 50 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद, 50 या 100 ईयर्स के बाद अपना फ्लो बदल लेती है। फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज दैट इफ विल सी, इफ विल ऑब्जर्व द गंगा इन प्रयाग एंड वन दैट इज द फिक्स पॉइंट, दैट इज द भारद्वाज आश्रम। द भारद्वाज आश्रम दैट वाज situated the river bank of Ganga, but nowadays the Bharadwaj ashram is what? So far, the distance from Ganga and Bharadwaj ashram, that was not 1 kilometer, 2 kilometer, it was 8 kilometer near about. So that's why I am saying the river changed their courses and all the cities that was connected with the rivers, the transportation facility is provided by this type of rivers. If they change their courses and the city क्या हुई, थोड़ी दूर स्थित हो गई तो कैसे होगा? माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ लोथल को। लोथल दैट वाज द पोर्ट सिटी, दैट वाज द डॉकयार्ड सिटी वेयर यू विल फाइंड दैट ग्रेट पोर्ट। एक बड़ा आपको पोर्ट मिला होगा। इस पोर्ट में भोगवा नदी के किनारे स्थित होने के कारण लोथल भोगवा रिवर के किनारे थी। भोगवा रिवर से ये पोर्ट कनेक्टेड थी सी से। अगर भोगवा ने अपने रिवर कोर्स को चेंज किया तो लोथल की इंपॉर्टेंस कम हो गई होगी और लोथल एक व्यापारिक नगर की जगह अब एक सिंपल नगर बन गया होगा। और धीरे अगर व्यापार ना हो पाए तो धीरे धीरे सभ्यता में क्या होगा, गिरावट आई होगी और ये लोथल अपने महत्व को खो दिया होगा। बट दैट वाज ओनली फॉर द दिस रीजन अप्लाइड फॉर ओनली लोथल एंड सच टाइप ऑफ अदर लिटिल बिट सिटीज, नॉट द होल। ओके, माइंड इट। सेकेंड थिंग इज दैट ओवर यूजेज ऑफ द रिसोर्स। नो डाउट टू से दैट कि ओवर यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज क्या है। ओवर यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज की बात जो इतिहासकारों ने कही वो ये था कि किस तरीके से ये लोग ओवर यूज करते थे अपनी चीज़ों का। माय डियर, इफ यू हैव रिमेंबर दैट एरिया नाउअडेज, that is semi-arid area. Okay, Thar desert is situated here, but during Indus Valley civilization time, in this area, the huge amount of the forest that was widespread. Okay, तो जंगल बहुत थे। 170 centimeters rainfall in that regions. It was given in the Rig Vedas, so that's why on the behalf of that we can say that कि यहाँ पे बारिश होती थी, यहाँ पे जंगल थे। सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से वेदों में इसका उल्लेख है। यहाँ पे 7 नदियों के द्वारा सिंचित है, जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे आर्यंस कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने इस रीजन को और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए भगवान हमें मदद करें, हेल्प करें। तो ये चीज़ें वो कहते हैं।
तो इस रीजन में खूब सारा फॉरेस्ट था, लेकिन समय के अकॉर्डिंग 500, 600, 700 कहते हैं कि 600 सालों तक क्या हुआ, इस सभ्यता का फैलाव था। मेचूर हड़प्पा की 20 मेचूर हड़प्पा की डेट क्या थी? आई होप यू रिमेंबर। चलिए मैं बता देता हूँ। ये थी 2350 से 1750, मतलब 2350 BC to 750 BC के बीच मेचूर हड़प्पा का टाइम था। तो इस बीच ओवर यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज, इन्होंने नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज किया इस क्षेत्र से। डिफॉरेस्टेशन बड़ी संख्या में हुए, वन काटे गए, लोगों ने ग्रासलैंड पास्टोरेशंस का यूज किए, इससे इस सभ्यता में डिक्लाइन आई होगी और धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने के चलते बारिश नहीं हुई होगी और बारिश न होने के चलते ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। एक और रीजन है, कैनेडी ने कहा कि सभ्यता के नष्ट होने का कारण पैंडेमिक हो सकता है। पैंडेमिक महामारी, वो कहते हैं प्लेग जैसी कोई बीमारी फैली होगी जिससे इस सभ्यता का अंत हुआ, जिससे ये सभ्यता डिक्लाइन की होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, दीज वर द रीजन्स which was given by the different archaeologists, and on the basis of that we can easily understand the decline of Indus Valley civilization. But one more thing which I want to tell you, कि इतना तो तय है, it is the fixed that not only one reason, or we can say that due to only one reason this whole civilization was declined, it was not accepted. इस नहीं स्वीकार किया जा सकता, it can't accepted कि the one or two reasons ड्यू टू दैट होल सिविलाइजेशन वाज डिक्लाइन, पूरी सभ्यता नष्ट हुई हो गई होगी, ये बात नहीं माना जाता। ओके, सो मैंने फिर एक बार मैं करता हूँ आंसर। आप सिंपली और प्लेन आंसर लिखने के लिए, अगर आपको न समझ में आया बोर्ड में तो कैसे लिखेंगे, सिंपल लिखिए कि डिक्लाइन के रीजन क्या थे। फ्लड, आर्यंस अटैक और आउटसाइडर अटैक, एडमिनिस्ट्रेशंस दैट वाज नॉट प्रॉपरली रन, डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड, डिक्लाइन ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड लिखिए तो ज़्यादा बेटर है। फिर आप जियोलॉजिकल चेंजेस, रिवर चेंज देयर कोर्सेस, ओवर यूजेज ऑफ द रिसोर्स एंड डिफॉरेस्टेशन, फिर पेंडेमिक। इन टॉपिकों के आधार पे आप आसानी से इंडस के डिक्लाइन को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। सो माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। ये है डिक्लाइन इंडस का। इसके पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था इंडस स्क्रिप्ट के बारे में। आई होप यू रिमेंबर कि इंडस स्क्रिप्ट के बारे में वाई इट कॉल्ड एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, फिर आज हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। दिस इज योर सेकंड चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। सो माय डियर, लेट मी एक्सप्लेन द होल चैप्टर पॉइंट वाइज। इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास वी हैड स्टडीड the expansion and origin of this civilization, सभ्यता का विकास कैसे हुआ, सभ्यता किस तरीके से डेवलप हुई, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा। देन आफ्टर व्हाट वी रीड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोगों ने इंडस्ट्री टाउन प्लानिंग को समझा। देन आफ्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने देखा किसको, वी ऑब्जर्व दैट द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इकोनॉमिक सिस्टम के साथ साथ सोसाइटी को भी हमने पढ़ा। सोसाइटी को पढ़ने के लिए हम लोगों ने सोशल जो डिफरेंसेस थे, बरियर्स के, लग्जरियस गुड्स के, उनके आधार पर हमने सोसाइटी को देखा। जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें मिले थे, उन चीज़ों को भी हमने टैली किया। उसके आधार पर हमने सोसाइटी, सोशल जो डिफरेंसेस थे उनको जानने का प्रयास किया। एग्रीकल्चर को हमने एविडेंसेस के आधार पर पढ़ा, सीड्स के आधार पे, प्लग के आधार पे, प्लग फील्ड के आधार पे, और बनावली और चोलिस्तान से मिले हुए जो टेराकोटा की प्लाऊ थे, उन चीज़ों के आधार पर हमने देखा कि ये लोग खेती करते रहे। सील से बनी भिन्न भिन्न आकृतियों, भिन्न भिन्न चीज़ों में भी ये बातें प्रयोग की। फिर हम लोगों ने ट्रेड एंड कॉमर्स को पढ़ा, आर्ट एंड क्राफ्ट को पढ़ा। आर्ट एंड क्राफ्ट में बालाकोट, गणेश्वर, बालाकोट, नागेश्वर और सुकोद्दार, चनोदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो आल्सो, ये ऐसे शहर थे जो एक औद्योगिक नगरों के रूप में जाने जाते थे। चनोदड़ो से तो पूरा फैक्ट्री के डेल्स
बालाकोट और लोथल ऐसी प्लेसेस थी जहाँ से सेल्स के बने हुए कई सारे मनके, कई सारे मालाएं मिले। तो वो प्लेस इस चीज़ को प्रूव कर रही थी। फिर हमने आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद हम लोगों ने इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट को पढ़ा। द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास आई आल्सो इंट्रोड्यूस अबाउट द इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, सो आई विल नॉट अगेन एक्सप्लेन, बट इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट दैट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमने पढ़ा किस तरीके से 375 to 400 वर्ड साइन हमने खोज लिए हैं। दिस डाटा इज गिवन इन एनसीईआरटी, बट द रिसेंट research that proved that 537 sign and word of industrial civilization that was coming to existence, that was word collected or found, खोजे जा चुके हैं, प्राप्त किए जा चुके हैं। तो शब्दों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज थी, बोस्टोफेडन में लिखते थे, साइन लैंग्वेज हो सकती है, यू शेप की और मछली शेप की आकृतियों का अधिक अंकन है। सबसे बड़ा स्क्रिप्ट जो है वो 3 लाइनों का है, 26 शब्द हैं उसमें, 26 वर्ड हैं उसमें। छोटे जो इंस्क्रिप्शन हैं उसमें 4 से 6 शब्द हैं। दैट वाज द मेन रीजन बाइलिंगुअल नहीं मिला, डिसअपियर्ड है अभी तक ये, क्योंकि अभी हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकें, टैली कर सकेंगे, उसके आधार पे डिस्कस कर सकें। दीज पॉइंट्स आल्सो वी आर डिस्कसिंग इन क्लास माय डियर। थर्ड थिंग इज दैट हमने फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे बात की इंडस के, और एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करते हुए कहा कि इंडस का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता होगा। तो वहाँ पे हमने बात किया था कि प्रिस्ट किंग हो सकता है, काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स हो सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग हो सकते हैं। हंटर कहते हैं कि देयर वर नो मोनार्कियल सिस्टम, देयर वर डेमोक्रेटिक सिस्टम। वहाँ पे लोग अपने सरकार को खुद चुनते होंगे, लेकिन क्या था इन द एब्सेंस ऑफ द रीडिंग स्क्रिप्ट वी कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते। फिर हम लोगों ने बातें की थी कि किस तरीके से इस सभ्यता पूरी तरीके से बन करके स्ट्रेटिफिकेशन से बात की। बट डियर टुडे वी हैड कंप्लीटेड द टॉपिक डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सभ्यता नष्ट कैसे हुई, इन चीज़ों पर बात किया। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वांट टू टेल यू दैट वी आल्सो स्टडीड अबाउट द कनिंघम कन्फ्यूजन। व्हाट वाज द कनिंघम कन्फ्यूजन? कनिंघम कन्फ्यूजन के बारे में हमने बात करते हुए कहा कि कनिंघम ने क्या सोचा। कनिंघम कन्फ्यूजन में ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण थी। कनिंघम ने इसकी टाइमलाइंस निकालने की जो प्रयास किया, हमने टाइमलाइन में देखा, हमने प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा के बारे में टाइमलाइंस जो डिफरेंट हिस्टोरियंस ने दिए, उनको भी हम लोगों ने पढ़ा, देखा, डिस्कस किया। और इसी टाइमलाइन को लेके अलेक्जेंडर कनिंघम को कन्फ्यूजन हुआ। कनिंघम का कन्फ्यूजन इसी को बेस बना के था। Cunningham, no doubt to say that he was the great intellectual person. Their contribution in Indian history we cannot forget, हम भूल नहीं सकते। Their work is very precious for Indian history. He was the first Director General of PSI. He was also called the father of Indian archaeology, but he was confused. किस बात को लेके? इंडस की डेटिंग को लेकर। क्यों? क्योंकि उनका जो काम था वो बेसिकली अर्ली हिस्ट्री पे था, और अर्ली हिस्ट्री पे 6th सेंचुरी BC to 3rd सेंचुरी BC तक बात को उन्होंने किया। उन्होंने अपना जो स्टडी था उसको 2 चीज़ों पे बेस रखा। पहली चीज़ जो बेस रखा वो था कि इंडस को एक्सप्लेन करने का जो टाइमलाइन उन्होंने रखा, वो टाइमलाइन चाइनीज पिलग्रिम्स जो भारत आए, स्पेशली 4th to 7th सेंचुरी के 7th सेंचुरी C के बीच और 7th सेंचुरी 4th to 7th सेंचुरी AD के बीच जो भारत आए चाइनीज पिलग्रिम्स, उनके दिए गए जो लिखे गए अकाउंट्स थे उनके आधार पर, इसीलिए प्रॉपर्ली टाइम इसका एक्सपेंशन। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि इसका एक्सपेंशन दूर तक के क्षेत्रों पर रहा होगा और ये गंगेटिक रीजन तक गई होगी। ये बात सही निकली। बाद में आलमगीर में जब एक्सप्रेशन किया गया, पूरे में आलमगीरपुर यूपी में मेरठ जिले में, मेरठ और बागपत की सीमा पर ये स्थित है, तो उनकी ये बात सही है। तो फिर इन सारी चीज़ों की हमने बात की और धर्म पर बात किया, हम लोगों ने इंडस के रिलीजन पर बात किया। इंडस के रिलीजन क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या थी, फिर मदर गॉडेस, प्रिस्ट किंग, यूनिकॉर्न, स्वास्तिक सिंबल, लिंगास एंड योनीज, द नेचर वर्शिपर, और
और इन सारी चीज़ों पर मैं बात करती हूँ, सब हम लोगों ने कवर किया। आज आपका ये चैप्टर खत्म, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर पे। वो चैप्टर होगा आपका चैप्टर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।